Assalamu alaikum, dear students. Let's start today's lecture. Um, okay, I have already taught you the introduction of carbohydrates, what carbohydrates are, what are their general formula, what is the classification of carbohydrates depending upon their distribution in nature, and what are and also their key intermediates of metabolism, structural components हैं. फिर इसकी definitions करवाई हैं मैंने आपको, जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन आती है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जिसमें डिफरेंसेस आपको बताए गए हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी, ये अल्कोहल एंड कीटोन्स, या जो ऐसे कंपाउंड जिनके डेरिवेटिव्स ये कंपाउंड्स हों। नेक्स्ट आपको बताया गया था कि सिंगल जो हैं वो ग्लूकोज, और अगर ये आपस में अल्फ़ा 1 4 या अल्फ़ा 1 6 लिंकेज के साथ जो है ये डिफरेंट बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस में हमारे पास एनर्जी सोर्स था, इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, स्टोरेज फ्रॉम एनर्जी है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड डिटॉक्सिफिकेशन आर द मेजर फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कुछ एडिशनल टर्म्स थी कि जो है एल्डोज की सब बोलते हैं, कीटोज, ट्रायोज, हेट्रोज, एल्डोपेंटोज, कीटो हेक्सोज। फिर इसमें क्लासिफिकेशन थी, नॉमेनक्लेचर था जिसमें आपको डिटेल्स बताई गई थी। फिर जो है वो आपको मोनोसेक्राइड्स का बताया गया था कि इनको दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल ग्रुप, एंड सेकंड इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन दे पोजेस। मोनोसेक्राइड सब डिवाइडेड किए जाते हैं दो तरह के ग्रुप्स में, डिपेंडिंग एक होता है फंक्शनल की बेसिस पर, दूसरा होता है कार्बन एटम्स की बेसिस पर। फिर इसकी क्लासिफिकेशन करवाई थी आपको। फिर ओलिगोसेक्राइड्स की डिफिनेशन बताई थी कि ये 2 से 10 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिंपल शुगर के, जब आपस में इकट्ठे कंबाइन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओलिगोसेक्राइड। ऑफ कोर्स ऑन हाइड्रोलिसिस दे विल गिव 2 to 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स। इसकी जो हमने की थी डिवीजन, डाइसेक्राइड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, फिर हेप्टा होगा, फिर जो है वो हेक्सा होगा, हेप्टा होगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट ये पॉलीसेक्राइड जो हैं, जब बहुत सारे मोर देन 10 यूनिट शुगर यूनिट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बिगर हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। और ये पानी में जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होती जाती है। जितनी सिंपलर शुगर होती हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे 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 स्टार्च है, जब आप उसको पानी में हल करते हैं तो वो मिल्की वाटर बन जाता है। थोड़ी देर आप उसको रखते हैं तो स्टार्च नीचे सेटल हो जाता है, ऊपर जो है वो पानी रह जाता है, तो एग्जैक्टली डिज़ोल्व नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। इनको ग्लाइकेन्स भी बोलते हैं। ये लीनियर और ब्रांच दोनों तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जो सिंपलर शुगर्स होती हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट शुगर्स जो बोलते हैं, वो 10 यूनिट से जो कम होंगी उनको लो मॉलिक्यूलर वेट होती हैं। ख़ासतौर पे ये 2 से 3 जिनके अंदर यूनिट्स होते हैं, शुगर्स जिसे बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दो, ये एक सिंगल या 2 मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये और सुक्रोज, ये सारी जो हैं दीज आर कॉल्ड एज शुगर्स। पॉलीसेक्राइड्स भी दो तरह के होते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स की बात की थी, होमोपॉलीसेक्राइड जिसमें सिंगल शुगर यूनिट जो है वो रिपीटेडली अटैच होकर लॉन्ग चेन्स बनाएगा, यानी होमो मीन सेम, पॉलीसेक्राइड, होमो पोली यानी सेम, पोली बहुत सारे, सेक्राइड शुगर मॉलिक्यूल एक जैसे बहुत सारे शुगर। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड में हो सकता है कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज अटैच हों आपस में, और बहुत सारे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इस तरह से हेट्रो। ये एगर, पैक्टिन, ग्लाइकोसेक्राइड जिसकी एग्जांपल्स हैं। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। हम अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको प्लीज़ जो है वो थोड़ा सा सीरियसली जो है वो स्टडी कीजिएगा, सीरियस होकर सुनिएगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर के बीच में कैसा स्ट्रक्चर है किसी एक मॉलिक्यूल का, किसी मोनोसेक्राइड का, और उस स्ट्रक्चर की बेस पर ही उसके फंक्शंस बदल जाते हैं। कैसे? बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मैंने सेंटेंस बोला है कि स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी मोनोसेक्राइड का, उस स्ट्रक्चर की बेस पर उसका चेंज हो जाएगा फंक्शन। अच्छा, आपने थोड़ा सा नोट किया होगा, अब आप गौर से देखें। ये हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज है हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है।
इसमें फर्स्ट कार्बन जो है वो उसके साथ सेकंड कार्बन जो है उसमें ओ एच ग्रुप जो है वो राइट साइड पे है, एच ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। आगे थर्ड पे जो है वो यानी थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की पोजीशन चेंज है, बाकी सारे इधर आ रहे हैं। अच्छा अब सुने, ग्लूकोज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एंड बायोमेडिकल मोनोसेक्राइड्स। वाई? बिकॉज हमारी बॉडी को, हमारी ब्रेन को, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल हैं, दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड है। It can be presented in straight chain structure this way. It can be in the form of ring or cyclic structure. आगे डिस्कस करते हैं। इन द फॉर्म ऑफ बोट एंड चेयर फॉर्म। ठीक है, ये तीन तरह के इसके स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, ये है इसका हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद मैंने बताया था आपको थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप एंड हाइड्रोजन ग्रुप जो है ये ऑल्टर करती है। दिस वाज ग्लूकोज। याद रखिएगा, थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन इज चेंज। जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर, तब भी जो है वो ओके रिंग या साइक्लिक में क्या होता है, दो तरह की प्रोजेक्शन होती हैं। एक हॉवर्थ प्रोजेक्शन होगी हमारे पास, और एक जो है वो, अब ये है स्ट्रेट, ये है हमारे पास रिंग या साइक्लिक, जिसको हम हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बना के बताया गया है थोड़ा सा कि कोई भी अल्कोहल जब एल्डिहाइड के साथ मिलती है तो हेमी एसिटिल बनाते हैं। ठीक है, ये हेमी लेकिन जब कोई कीटोन अल्कोहल के साथ मिलती है तो हेनिकेटल तरह का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये अब आगे जो है हावर्थ प्रोजेक्शन की डिटेल्स आएंगी। कैसे? डी ग्लूकोज है स्ट्रेट चेन। अब ये वाला हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन के साथ जो है इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, पायरानोज। ठीक है, फिशर स्ट्रक्चर है इसका, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है इसका, ये साइक्लिक। यहाँ पर जो है ये हम इसको आपके दिखा रहे हैं, स्ट्रेट है ना, कि यहाँ से जो है इस ग्रुप का जो है एक OH जो है वो यहाँ आ गया, इसका जो है वो OH इस कार्बन के साथ लग गया, और ये जो ऑक्सीजन थी जो डबल बॉन्ड बना रही थी वो यहाँ पर जो है वो इसके बीच में जो है वो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन जिसका सेंटर थी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अल्फा ग्लूकोपायरनोस। ठीक है, ये वाला हाइड्रोक्सिल इधर आ गया, जब ये OH इधर आएगा तो अब ये डबल बॉन्ड, ये वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है ना, यहाँ पर अगर एक आ गया OH, ठीक है, यहाँ पर एक वैलेंसी डेफिशिएंट हो जाएगी और यहाँ पर एक वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएंगी। तो क्या करेगा ये, वो ऑक्सीजन बैलेंस करेगा इसके साथ बना के एक ऐसा स्ट्रक्चर, इसको फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिशर स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ब्रिज जब बन जाता है, इसको हम फिशर स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको जब हम साइक्लिक फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें पोजीशन ऑफ OH और H जो है वो डिफरेंट होती है। ये हमारी, अच्छा पहले हमारी जो फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो OH ऊपर चले जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं शो किया गया, ये अंडरस्टूड है कि ये जहाँ पर दूसरी साइड पे है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोक्सल ग्रुप सिर्फ लगा के आपको बताया गया है कि पहले कार्बन पे हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे है, दूसरे कार्बन में हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे है, तीसरे कार्बन में हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर है। लेफ्ट पे जो है ना, लेफ्ट वाले जो हैं वो ऊपर आएंगे और राइट वाले नीचे आएंगे। दिस इज कॉल्ड एज हावर्थ स्ट्रक्चर या हावर्थ प्रोजेक्शन अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। पी मिस है यहाँ पर बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज। ठीक है, ये है हमारे पास यानी स्ट्रेट स्ट्रक्चर, साइक्लिक बट फिशर स्ट्रक्चर, साइक्लिक एंड हॉवर्थ स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रेट चेन
की फॉर्म में जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज, अच्छा डी ग्लूकोज क्यों बोलते हैं ये भी आपको बताते हैं आगे। ये वाई क्यों ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज अल्फा, जब साइंटिस्ट ने एक्सरे डायफ्रैक्शन से क्रिस्टलाइजेशन की तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में पाया गया। एक C6H12O6 है, ठीक है, एक C6H12O6 जो है डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज दे रहा है, ठीक है, एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर स्ट्रक्चर 3 है, मॉलिक्यूल एक है और एक जैसे ही इनके फंक्शंस हैं, राइट। ये इस रिंग को हम पायरानोज बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 जिसके 6 कॉर्नर्स होते हैं, इसको पायरानोज बोलते हैं। डी ग्लूकोज सीधा अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, ये फिशर स्ट्रक्चर। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज हावर्थ प्रोजेक्शन, ओके। हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ फ्रुक्टोज क्या है, फ्रुक्टोज भी C6H12O6 है, ठीक है। इसको हम फ्यूरानोज बोलते हैं। इसकी पहली कार्बन जो है वो उसके एक और उसके साइड पे, क्योंकि ये कीटोन है, ठीक है, कीटोन है ना, इसकी सेकंड कार्बन के ऊपर जो है वो फर्स्ट कार्बन इसकी ये है, इसकी मतलब अगर वैसे गिना जाए फंक्शनल फार्मूला के अलावा तो फर्स्ट कार्बन इसकी ये बनती है, ठीक है, 1 2 3। लेकिन हम क्योंकि फंक्शनल फार्मूला फंक्शनल देखते हैं ग्रुप, फंक्शनल कार्बन वाली जो फंक्शनल ग्रुप वाली जो कार्बन है उसको हम फर्स्ट कार्बन गिनते हैं। तो इसकी फर्स्ट कार्बन के साथ जो है वो इसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनता है। एग्जैक्टली ऐसे ही इसकी जो है, अगर ये OH इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगी बेचारी, ये ऑक्सीजन जो है इसका, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि जब हमने इसको शो करवाना है अपनी उसके अंदर फ्रुक्टोफ्यूरानोज के अंदर, तो हमने लेफ़्ट साइड वाले जो हैं वो ऊपर आते हैं, राइट साइड वाले नीचे आते हैं, राइट। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको नोट करनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके हमारे पास जो है ये है डी फ्रुक्टोज, ठीक है, डी फ्रुक्टोज। डी फ्रुक्टोज में जब फ्रुक्टोफ्यूरानोज बनता है फिशर स्ट्रक्चर, तो इसमें हाइड्रोजन जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ आ गया राइट साइड पे, और हमारा जो है वो ओ की बॉन्डिंग ओ का ब्रिज बन गया, तो इसका जो है स्ट्रक्चर वो ऐसा हो गया। और हमने अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज जो है हार्वर्ड प्रोजेक्शन जो है वो इसकी ऐसे बना ली है, ठीक है। ये फ्यूरानोस फ्रुक्टोफ्यूरानोस, क्योंकि इसका 1 2 3 4 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनता है। चेयर एंड बोट फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, ठीक है। ये एक थोड़ी सी, अगर आप इसकी फर्स्ट कार्बन का पैटर्न देखें, फर्स्ट कार्बन एटम जो है उसकी ये भी जो नेचर में इस फॉर्म में भी ये प्रेजेंट होता है ग्लूकोज, ये चेयर फॉर्म में, ठीक है, ये देखें बैक सिटिंग एरिया और ये पाँव वाली साइड, इस तरह ये बोट फॉर्म में भी, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज की बात जब हम करते हैं, ऑलराइट, प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लाइक इसकी आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो ऑर्गेनिक जो है वो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अगर आपने ऑर्गेनिक, डेफिनेटली आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आइसोमेरिज्म भी पढ़ा होगा कि केमिकल फार्मूला एक है और एक ही मॉलिक्यूल है, बट इट इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर, ठीक है, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। अगर प्रॉपर्टीज में जाएं तो आइसोमेरिज्म द कंपाउंड्स possessing same molecular formula and different structure are referred to as isomers. The phenomenon of existence of isomer is called as isomerism. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें हम तो सेम वो जो बात हम करते हैं ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बट दे आर इंटायरली डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। फ्रुक्टोज की जो स्वीटनेस लेवल है वो 170
174 और 172 के करीब है, जबकि ग्लूकोज का जो स्वीटनेस लेवल है वो है 64, entirely different. So although मतलब वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अब उनके मेटाबॉलिज्म ही और है, उनके स्ट्रक्चर ही और है। तो एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में है कि सेम केमिकल फार्मूला बट द डिफरेंट स्ट्रक्चर, एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म हो गया, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, they have same molecular formula C6H12O6 but different in the structure form. एल्डोज कीटोज आइसोमेरिज्म ये देखें, ये डी ग्लूकोज है और ये डी फ्रुक्टोज है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसकी आगे से 4 एग्जांपल्स हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर बट डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। एसिमेट्रिकल कार्बन अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एसिमेट्रिक कार्बन जो होती है, जो कि हमारी फर्स्ट कार्बन है, जिसको वो एसिमेट्रिक है, जिसके दोनों साइडों के ऊपर जो है वो कोई ना कोई ग्रुप्स ऐड है, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिमेट्रिक कार्बन। उसके एक साइड के ऊपर जो है वो डबल बॉन्ड है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है और तीसरी साइड के ऊपर कार्बन अटैच है, वो एसिमेट्रिक कार्बन होती है। टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है ओके, डी एंड एल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं, प्लीज ट्राई टू अब्सॉर्ब इट, ओके। हम जो है इसकी डिस्कशन करेंगे। डी एंड एल आइसोमेरिज्म या एनेंटियोमर्स भी बोलते हैं, ये क्या होते हैं? आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो एग्जैक्टली जो है वो मिरर इमेज हो। आप, ये हमारे पास है डी ग्लिसरल्डिहाइड और ये है हमारे पास एल ग्लिसरल्डिहाइड। इसकी फर्स्ट सेकंड जो कार्बन है, फर्स्ट कार्बन नहीं, जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर जो है वो चेंज होगी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको 3 मॉलिक्यूल्स वाले को आपको बताया गया है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब ये 6 मॉलिक्यूल्स यानी डी ग्लूकोज आएगा तो ये एग्जैक्टली मिरर इमेज, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन के अलावा जो है दे विल बी मिरर इमेज। ये ले, लुक, D and L isomers are mirror images of each other. Their two forms are called enantiomers. ये पहले राइट साइड पे है, फिर लेफ्ट साइड पे होगा, फिर ये राइट साइड पे है, ये राइट राइट राइट। इसमें एग्जैक्टली थर्ड कार्बन के ऊपर जो है वो OH इधर और ये, दिस इज D glucose, this is L glucose. Both forms exist in nature, right? Mostly this form is required for all functions in the body, for everything, D glucose, but it also exists in the form of L glucose. Next, optical activity is the capacity of a substance to rotate the plane polarized light passing through it. एक सब्सटेंस है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा कि एक सब्सटेंस है, उसके बीच में से जब लाइट पास होती है, स्ट्रेट पोलराइज लाइट बोलते हैं, जब एक बिखरी हुई एक वाइट लाइट है, आप उसको एक प्लेन में से गुजार के उसकी पोलैरिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, पोलराइज्ड लाइट बनाते हैं, सिंगल बीम ऑफ लाइट। ये ले, ये है अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है, जो आपकी आम बल्ब की रोशनी होती है। इसको जब गुजारते हैं पोलराइजर्स के बीच में से, तो ये सिंगल पोलराइज्ड लाइट, एक सिंगल बीम होती है जिसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। जब ये उस सब्सटेंस के साथ टकराती है, सब्सटेंस के साथ टकराई, तो इस लाइट को, ये जो लाइट है, ये थोड़ी सी रोटेट हो गई। अगर तो ये हुई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, then this will be called as dexorotatory. क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होगी, that will be called as dexorotatory. और अगर ये हुई लेफ्ट साइड पे, तो that will be called as levorotatory. This is the difference between D and L glucose. ठीक है, D and L glucose की एक निशानी ये है कि ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। तो जाहिरी बात है कि जब ये देखो मिरर, ये डी ग्लूकोज है, ये एल, इसको डेक्सोरोटेटरी ग्लूकोज, एंड इसके दो
इसको मतलब ये इनेंशियोमर्स हैं एक दूसरे के। और ये क्यों हम इसको डी ग्लूकोज और इसको एल ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि ये मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के। और ये हमें कैसे पता चला? ये हमें इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी से पता चला कि जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट, आपकी ये एक बिखरी हुई रोशनी थी, ये पोलराइज्ड, बेटा ये एक ना पोलैरीमीटर होता है हमारे पास, ठीक है। वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम पता चलाते हैं किसी के अंदर जो है वो कितनी परसेंटेज, ये हमें पोलैरिटी नॉर्मली बताते हैं, ठीक है, अपनी हमारी जो सब्सटेंस के अंदर एल ग्लूकोज कितने, डी ग्लूकोज कितने। तो क्या होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट जो है, जब ये पोलराइज़र के थ्रू गुजारी जाती है, तो ये एक सिंगल बीम ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो के, जब ये सब्सटेंस, ये है वो सब्सटेंस, ये वो ट्यूब है जिसके अंदर हमारा सैंपल पड़ा हुआ है, सैंपल के साथ जब ये टकराती है तो ये एक ख़ास डिग्री पे रोटेट हो जाती है, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये इस मूवेबल एनालाइजर के ज़रिए इसकी रोटेशन को कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है 30 डिग्री, तो ये डेक्सो रोटेटरी है, यानी डी ग्लूकोज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, हम इसको लेवो रोटेटरी बोलेंगे, एल ग्लूकोज। Okay, when equal amount of D and L isomers are present, that mixture is said to be racemic or DL mixture. ठीक है, रिसीमिक बोलेंगे अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर डी और एल के आइसोमर्स का मिक्सचर पड़ा हुआ है, तो हम उसको जो है वो ओके। इसकी आई होप आपको समझ आ गई होगी, नहीं समझ आएगी तो हम जो है वो डिस्कशन में इसको अंडरस्टैंड कर आपको समझा दूंगी। एपीमेरिज्म की जब बात करते हैं, एपीमर्स आर शुगर्स विच आर डिफरेंट विद ईच अदर with respect to single carbon other than anomeric carbon. Anomeric carbon was that asymmetric carbon जो 4 से galactose and mannose are the epimers of glucose that differ from the glucose with the respect of C4 to C2 respectively. इनके ऊपर जो है वो जो हमने पीछे पढ़ा है, ये एग्जैक्टली मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे के, जो हैं ये जो ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले जो है वो 4 इधर है, इनमें थर्ड कार्बन के ऊपर चेंज है, लेकिन यहाँ पर जो है एनोमेरिक कार्बन जो है उसकी C4 की बजाय अगर ये बात की जाए 1 2 3 4, ये फोर्थ कार्बन के जो है C4 और C2 के ऊपर डिफरेंस होता है मेनोज में, और सॉरी they differ from the glucose with the respect of C4 and C3 respectively. गैलेक्टोज में C4 कार्बन के ऊपर डिफरेंस होगा, मैनोज में C2 कार्बन के ऊपर डिफरेंस होगा। ये है हमारे पास डी ग्लूकोज, ठीक है। इसकी C2 जो है उसके ऊपर अगर जो है वो C4 के ऊपर अगर चेंज होगा, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली गैलेक्टोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल बिल्कुल इसकी फिजिकल केमिकल सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, और अगर सेकंड कार्बन के ऊपर इसका डिफरेंस आए तो ये डी मेनोस बन जाता है, केमिकल फिजिकल सारी प्रॉपर्टीज इसकी ग्लूकोज से डिफरेंट हो जाती हैं। एनोमेरिज्म की अगर बात की जाए तो सोल्यूशन in solution glucose predominantly exists as closed chain structure because of the closed chain structure, that is Haworth projection. Because of the cyclization of sugar, an additional asymmetric center is created at C1 anomeric carbon, and this leads to the formation of two isomers, namely okay, जो हमारी पहली कार्बन के ऊपर जो है वहाँ पर भी एक जो है वो रोटेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे ये है ना, ये वाली, ठीक है, सॉरी दिस कार्बन, जब यहाँ पे वो जो साइक्लिक पोजीशन आती है ना, उसमें हमारा ओ एच जो है वो नीचे है, एच वो है ऊपर है, अगर पोजीशन ऑफ दैट एच एंड ओ एच चेंजेस, ये देखें, ये ज़्यादातर इस फॉर्म में साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो ये एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर जो है वो मिक्सचर में ये भी हो जाता है, कभी ओ एच इधर और एच इधर, यहाँ ओ एच इधर और एच इधर। दिस इज कॉल्ड एज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इज नॉर्मल ग्लूकोज, लेकिन अगर ओ एच इधर और एच इधर हो तो ये बीटा डी ग्लूकोज। सिर्फ ये इसके एक जो है वो चेंज होने की वजह से, और इनको बोलते हैं एनोमर्स, एनोमर्स ऑफ ईच अदर। C1 कार्बन के ऊपर एनोमेरिक कार्बन है ना, वो एनोमेरिक कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, या जो एनोमेरिक और एसिमेट्रिक कार्बन आर वन सेम थिंग, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है वो
एडिशनल जो है वो आपस में जो है वो एक्सचेंज हो जाता है और एच और ओ एच का, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा होता है, जिसमें राइट साइड पे ओ एच हो और लेफ़्ट साइड पे एच हो। और अगर आप इसकी साइक्लिक फॉर्म देखेंगे तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की जो है साइक्लिक फॉर्म जो है, एक मिनट, फॉर बी, ओके, ये जो है ये तो फ्रुक्टोज है, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज में, ये अल्फा डी है, इसमें ओ एच नीचे है और अंडरस्टूड है कि एच ऊपर है, लेकिन यहाँ अगर बीटा डी ग्लूकोपायरानोज होगा तो ओ एच ऊपर और एच नीचे होगा, ये बीटा हो जाएगा, अल्फा और बीटा। बच्चों इसको ना अच्छे से याद करना, जब आप हम आगे जाएंगे ना यू विल बी अमेज टू सी कि सिर्फ एक एच और ओ एच के फर्स्ट कार्बन के ऊपर नीचे होने की वजह से कितना बड़ा चेंज आता है। आपको पता है जो हमारा स्टार्च है, डाइजेस्टिबल स्टार्च जो हम खाते हैं रोटी के अंदर, दैट इज़ मेड अप ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज। और जितना भी सेलुलोज दरख्तों की छाल है या जितना भी अनडाइजेस्टिबल सेलुलोज है, दैट इज़ मेड अप ऑफ, दैट इज़ अ होमोपोलीसेक्राइड ऑफ बीटा डी ग्लूकोपायरनोज। इतना ह्यूज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसको प्लीज़ अच्छे से याद करें, अच्छे से अब्जॉर्ब करें, देन वी आई कम इन क्लास एंड जो है वो वहाँ पर हम लाइव डिस्कशन करेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं उनको एड्रेस करूँगी। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप बहुत अच्छी तरह से ये वाला लेक्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लें, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर नहीं सुनेंगे you won't be able to ask even a single question. This was all about today's lecture, and you're welcome for your questions. Thank you.